नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। हरियाणा के नूह की घटना जो 31 जुलाई को हुई है, जिस तरह से हिंदू यात्रा पर हमला हुआ है, वो पूरी घटना न केवल चिंताजनक है बल्कि एक चेतावनी की तरह भी है कि आने वाले समय में किस तरह की समस्याओं से, किस तरह के संकट से जूझना पड़ सकता है और इसके लिए जो है तैयार रहना चाहिए। और एक ये ट्रेंड है, अगर ये एक घटना होती तो अपवाद के रूप में मानकर छोड़ी जा सकती थी, लेकिन आप लगातार देखिए, सीए के विरोध में आंदोलन से शुरू हुआ दिल्ली का हिंदू विरोधी दंगा, और उसके अलावा एक के बाद एक मुद्दे पर जिस तरह से ये हमले हो रहे हैं। कोई भी हिंदू धार्मिक जुलूस ऐसा देश में नहीं निकलता पूरे साल जिस पर हमला ना हो, पथराव ना हो। और हमला और पथराव ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ किया, उससे जो है लोग भड़क गए और उत्तेजना में आ गए, इसलिए जो है स्वतः स्फूर्त एक विरोध हो गया, एक हमला हो गया। प्रायोजित नियोजित हमला, पहले से पत्थर जमा करके, बोतलें खाली जमा करके, हथियार जमा करके, पहले से योजना बनाकर ये हमले किए जा रहे हैं। तो इसलिए ये कहना कि वो किसी मजहब के पूजा स्थल से निकल रहे थे और वहाँ पर उन्होंने जो है उत्तेजक नारेबाजी की, इसलिए नाराज़ होकर लोगों ने ऐसा किया, इस बात में बिल्कुल ना आइए। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। लेकिन दो बातें कहना चाहता हूँ इसके जरिए। ये घटना में क्या हुआ, क्या हुआ, आपको सब मालूम है। सबसे नृशंस हत्या हुई अभिषेक की, जिसको पहले गोली मारी गई, फिर तलवार से गला रेता गया, फिर पत्थर से सर कुचला गया। लेकिन मैं उस घटना के ब्यौरे में नहीं जा रहा हूँ कि क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। दो बातें आपसे कह रहा हूँ कि अगर फोड़े का समय पर इलाज न हो तो नासूर बन जाता है। अब आप कहेंगे कि इसमें फोड़े और नासूर की बात कहाँ से आ गई। 1947 याद कीजिए, आज की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। 1947 में पश्चिमी पंजाब से यानी पाकिस्तान से भागकर आए थे ये मेवाती, और इनको जामा मस्जिद के पास बसाया गया था। उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सरदार पटेल, जो उस समय गृह मंत्री थे और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, उनको चिट्ठी लिखी। कहा कि कल रात 500 मेवातियों का एक झुंड आया करोल बाग में और गलियों में प्रदर्शन करने लगा। सेना की टुकड़ी आई, तब उसने उनको तितर बितर किया। तो उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि इनको पाकिस्तान भेजने की योजना है, जितनी जल्दी हो सके इनको भेजा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इनको हिंदू इलाकों से दूर जो है जामा मस्जिद के पास जो है वहाँ पर रखना चाहिए, क्योंकि हिंदू इलाकों में लोगों को डर है गैर मुसलमानों को कि उन पर हमला हो सकता है। सरदार पटेल ने इस पत्र का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जवाब दिया। उन्होंने कहा इन्हें पाकिस्तान भेजने की योजना है, पश्चिमी पंजाब भेजने की योजना है। सेना के ट्रकों का इंतज़ाम हो गया है, सेना के ट्रकों में भरकर इनको भेजा जाएगा। लेकिन जामा मस्जिद के पास मेवाती पहले से ही भरे हुए हैं, मेव मुसलमान पहले से ही यहाँ पर हैं, और उसकी वजह से पूरी दिल्ली में, उन्होंने लिखा कि स्वास्थ्य और सफाई को लेकर खतरे का एहसास हुआ है। इनको अगर जामा मस्जिद के पास रखा गया तो ये खतरा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि और लोगों को यहाँ लाना खतरे से खाली नहीं है। ये बातचीत हो रही है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बीच में। आप अंदाज़ा लगाइए कि कुछ उस समय 3 कैंप थे मेवातियों के, मेवाती मुसलमानों के। उनसे देश का गृह मंत्री कितना चिंतित था, उनसे देश का भावी राष्ट्रपति कितना चिंतित था। जो परिस्थिति थी, लेकिन सेना का ट्रक तैयार का तैयार रहा। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने उस ट्रक में इन मेवातियों को जाने नहीं दिया, जिसका नतीजा हम आज भुगत रहे हैं। ये मेवात का जो इलाका है, नूह का इलाका जो है, ये भारत विरोधी गतिविधियों का बहुत बड़ा केंद्र बन गया है। और आपको तबलीगी जमात का नाम याद है। और हाँ, उस समय की बात ये भी बता दें कि नेहरू जी चाहते थे कि इनको दिल्ली में बसा दिया जाए। सरदार पटेल ने कहा वो तो किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। तबलीगी जमात का गठन हुआ किस लिए? उसकी शुरुआत हुई मेवात में। इन मेवाती मुसलमानों के आने से पहले तक यहाँ पर हिंदू थे, धीरे धीरे सबको मुसलमान बना दिया गया।
ये मुस्लिम मौलवियों ने देखा कि जो हिंदू से मुसलमान बने हैं वो अपने रीति रिवाज परंपरा जो हिंदू धर्म की थी उसका भी अभी तक पालन करते हैं। पुरुष धोती पहनते हैं, महिलाएं साड़ी पहनती हैं। तो तबलीगी जमात के लोगों को तैनात किया गया, भेजा गया उनको इस्लामी तौर तरीके सिखाने के लिए। और आप देखिए इस पूरे हमले में उन्होंने जो साइबर सेल का हेडक्वार्टर है उस पर हमला करने की कोशिश की। तो इससे स्थिति की गंभीरता को समझिए। तो पहली बात तो हमने उस फोड़े का 1947 में इलाज नहीं किया, आज वो नासूर बन गया है, उसका कोई इलाज हमारे पास नहीं है। इसलिए चिंता की बात ज़्यादा है और चेतावनी तो है ही। दूसरी बात जो मैं बहुत दिन से आप लोगों से कह रहा हूँ वो है नैरेटिव की, विमर्श की। विमर्श कैसे तैयार किया जाता है, विमर्श कैसे गढ़ा जाता है, और ऐसा विमर्श जिसका सच्चाई से कोई लेना देना ना हो, इसके उदाहरण आपको लगातार मिलेंगे। मैं कई मुद्दों पर इस बारे में आपसे चर्चा कर चुका हूं। आज मैं नूह और मेवात के मुद्दे के कारण इस पर चर्चा कर रहा हूं। अब देखिए क्या विमर्श खड़ा किया जा रहा है। खड़ा किया जा रहा है कि दरअसल मुसलमान ही विक्टिम हैं, ये बताने की कोशिश की जा रही। इस पूरे हमले में 6 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से 5 हिंदू हैं। इसके बावजूद कहा जा रहा है कि हिंदुओं ने मुसलमानों पर हमला किया। विदेशी मीडिया, अल जजीरा, BBC ये सब चला रहे हैं। और एक घटना को लेकर एक नायब इमाम मारा गया है कि मस्जिद पर हमला हुआ, एक मुसलमान को मार दिया गया और हिंदुओं ने हमला किया। मुसलमानों को विक्टिम बना दिया गया है और हिंदुओं को आतताई बना दिया गया है। अब ये 24 से 48 घंटे में नैरेटिव खड़ा हो गया है। विक्टिम जो है, जो हिंदू है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहाँ जाए, क्या करे। उसी को दोषी बताया जा रहा है। देश में मीडिया का एक बड़ा सेक्शन है जो लगातार ये बताने की कोशिश कर रहा है, ऐसी झूठी खबरें भी फैलाने की कोशिश हो रही है कि बहुत से मुसलमानों ने हिंदुओं को बचाया। अगर मंदिर में शरण न ली होती 3-4 हज़ार लोगों ने तो शायद पता नहीं उनमें से कितने बचते। मंदिर पर आसपास की 2 पहाड़ियों से हमला हो रहा था, पत्थर फेंके जा रहे थे, खाली बोतलें फेंकी जा रही थी, फायरिंग हो रही थी और कहा जा रहा है कि ये हमला हिंदुओं ने किया। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि नैरेटिव बनाने वाले कितने शक्तिशाली हैं, कितने ताकतवर हैं। वो झूठ को सच और सच को झूठ बना सकते हैं और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और बार बार ये होता है, हर बार हम मात खाते हैं। हर बार जो है ये नैरेटिव गढ़ने वाले जो है, इकोसिस्टम उनका इतना स्ट्रांग है, आपस की समझदारी है और आपस में तालमेल इतना ज़्यादा है कि वो झूठ को सच बनाने की ताकत रखते हैं और बना रहे हैं। आपको सोशल मीडिया पर तमाम ऐसा वीडियो बनाने वाले मिल जाएंगे, दिख जाएंगे, अखबारों में लिखने वाले, टीवी चैनल पर बोलने वाले कि इस सब के लिए दोषी अगर कोई है तो हिंदू है। जबकि सच्चाई ये है कि नूह में, मेवात में इसकी तैयारी कई महीने पहले से हो रही थी। कोई अचानक घटना होती है तो अपनी मोटरसाइकिल के नंबर प्लेट काली करके नहीं चलता है। सैकड़ों वाहन जला दिए गए, हजारों करोड़ की संपत्ति को जला दिया गया, नष्ट कर दिया गया। और विक्टिम कौन है? मुसलमान है। मुसलमान पर हमला हुआ, मुसलमान असुरक्षित, डरा हुआ मुसलमान इतना डरा हुआ है कि उसके डर के कारण हिंदुओं को मंदिर में जान बचाने के लिए शरण लेनी पड़ रही है। वहाँ से केंद्र सरकार से गुहार लगानी पड़ रही है कि पैराट्रूपर्स भेजिए, हेलीकॉप्टर से उतारिए फोर्स को, नहीं तो हमारी जान नहीं बचेगी। इसके बावजूद आप देखिए नैरेटिव क्या बन रहा है। तो मैं 2 बातों को आपको याद दिला रहा हूँ कि अगर समस्या को टाला, अगर समस्या को पाला और पोसा तो उसका नतीजा ये होगा। दूसरी बात कि नैरेटिव आपके खिलाफ न बने, इसके लिए आपको एक तंत्र तैयार करना पड़ेगा जो कम से कम सच को तो सच साबित कर सके। यहाँ तो झूठ को सच साबित कर दिया जा रहा है और सच जो है वो कोने में दुबक कर खड़ा हुआ है। ये बड़ी खतरनाक स्थिति है और चुनाव तक, 2024 के चुनाव तक और उसके बाद ये स्थिति और ख़राब होने वाली है।
इस स्थिति में कोई सुधार नहीं होने वाला है। ये नैरेटिव दुनिया भर में चलाने की कोशिश होगी, जो बार बार कहा जाता है कि भारत में मुसलमान असुरक्षित है। मैं कहता हूँ असुरक्षित मुसलमान, डरा हुआ मुसलमान सर तन से जुदा का नारा देता है और सर कलम कर देता है। वो दंगा करवाता है, वो पीएफआई जैसा संगठन बनाता है, चलाता है, लेकिन वो डरा हुआ है। वो जो मारा जाता है, चाहे प्रवीण नेटारू हो चाहे अभिषेक हो, उनको ही आतताई बताया जाता है। और दुनिया में जितने हिंदू फोबिक लोग हैं, जो हिंदू विरोधी लोग हैं, इसको और हवा देते हैं। इसके लिए तो तैयार बैठे हैं कि जैसे ही ऐसी कोई घटना हो, सबसे पहले हिंदुओं को दोषी ठहराओ। और अपने देश में ऐसा करने वालों की जमात जो है, एक ज़रा भी कम नहीं हुई है। वो बड़ी चालाकी से, बड़ी मुस्तैदी से, बड़ी ताकत से इस तरह का नैरेटिव बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। कोशिश में क्या, सफल हो रहे हैं। वो इस तरह का नैरेटिव बना रहे हैं। वो जो मार खाया, जो मारा गया, जिसकी संपत्ति का नुकसान हुआ, वो उसको डिफेंसिव बनाया जा रहा है कि वो जवाब दे कि ऐसा क्यों हुआ। और इस सब में जितनी भर्त्सना हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर की सरकार की जाए, उतनी कम है। बिल्कुल इनकॉम्पिटेंट और नाकारा सरकार है, जो हर साल निकलने वाली इस यात्रा को सुरक्षा नहीं दे सकती, सुरक्षा के इंतज़ाम नहीं कर सकती। उसको मालूम है कि नूह क्या है, वहाँ से किस तरह का आक्रमण हो सकता है। ये जो हम आप जो वहाँ नहीं रहते, वहाँ से दूर हैं, उनको पता है। सिर्फ हरियाणा की सरकार को नहीं पता था, हरियाणा की पुलिस को नहीं पता था। इससे बड़ी लापरवाही और क्या होगी कि यात्रा से पहले जो है वहाँ के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को छुट्टी पर भेज दिया जाता है। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन का एक गोल्डन रूल होता है। एडमिनिस्ट्रेशन का 90% काम होता है एंटीसिपेशन से, कि जो घटना होने वाली है उसके बारे में आप कितना सही अनुमान लगा पाते हैं और उस अनुमान के आधार पर कितनी तैयारी कर पाते हैं। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर की सरकार इसमें पूरी तरह से फेल रही है। तो इस नैरेटिव के खेल को समझिए, इस नैरेटिव के जाल को तोड़ने की कोशिश कीजिए। बिना उसके इसी तरह से होता रहेगा कि मार भी खाएंगे और दोषी भी ठहराए जाएंगे। और अपने देश में तो देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है जो कानून ही बना रही थी कि जहाँ भी दंगा होगा वहाँ दोषी बहुसंख्यक समाज ही माना जाएगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए मानसिकता का। कहीं से कोई आवाज़ नहीं उठी है। बंगाल में 2 आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया जाता है, वो नैरेटिव नहीं बनता। मणिपुर से एक वीडियो आता है और पूरे देश और विदेश तक वो नैरेटिव बन जाता है। इस बात को समझिए। पश्चिम बंगाल में 2021 से खास तौर से चुनाव के नतीजे आने के बाद से जितनी हिंसा, जितने बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, वो नेशनल नैरेटिव नहीं बना। क्यों नहीं बना, ये सोचने की बात है। राजस्थान में, बगल में हरियाणा के, जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, रोज़ जिस तरह की घटनाओं के समाचार आ रहे हैं, वो नेशनल नैरेटिव नहीं बनता। लेकिन एक हाथरस की घटना हो तो वो बन जाता है। इस फर्क को समझिए, इस तंत्र को समझिए, इस तंत्र की ताकत को समझिए, वरना इसी तरह से मार खाकर दोषी ठहराए जाते रहेंगे। ज़रूरत है इस नैरेटिव को बदलने की, जो सच है उसको सामने लाने की, हिम्मत के साथ, दृढ़ता के साथ। बिना उसके कुछ नहीं होने वाला। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।